ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। 3 जुलाई के सभी करंट अफेयर यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सारे फैक्ट आराम से सुनिएगा, सारे करंट अफेयर आराम से देखिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए, वहां पर आपके लिए मॉक टेस्ट और पीडीएफ दोनों अवेलेबल है। तब तक आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन, 77th वन महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो यहां पर बात की जा रही है 77वें वन महोत्सव की। इसका आयोजन किया जा रहा है इंडिया में 1 से लेकर 7 जुलाई तक। आपको पता है पहली बार ये जो वन महोत्सव है इसकी शुरुआत 1950 में उस वक्त भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड ये थे के.एम. मुंशी। इनके द्वारा भारत में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 1950 में फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट या फिर वन महोत्सव की। तो 1950 से यह हर साल आयोजित किया जाता है और इस बार 77th वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है 1 से लेकर 7 जुलाई तक। भारत के अलग अलग राज्यों में वृक्षारोपण के रूप में यह महोत्सव मनाया जा रहा है, वृक्षारोपण किया जा रहा है। और इसी के तहत मणिपुर में भारत में एक पेड़ मां के नाम ये जो योजना है इसके 3.0 फेज के तहत 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कहां पर? मणिपुर में। इसके अलावा भी भारत के अलग अलग राज्यों में वृक्षारोपण किया जा रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट ने 70 लाख पौधे अलग अलग फेज में लगाने की घोषणा की है इस अभियान के तहत। तो हमारा क्वेश्चन 77 वन महोत्सव से है, तो आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 1 से लेकर 7 जुलाई तक इसका आयोजन किया जा रहा है 2026 में। शुरुआत कब? 1950 में। किसके द्वारा? के.एम. मुंशी के द्वारा। कौन थे? तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड थे 1950 में। ठीक है। अगर हम इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, यह आखिरी रिपोर्ट थी जो कि इंडिया के वनों पर प्रकाशित की गई थी। तो ये जो रिपोर्ट है ना 2023 की रिपोर्ट है, हालांकि इसे दिसंबर 2024 में पब्लिश किया गया था। इसमें बताया गया था कि इंडिया में टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके 25.17% जो हिस्सा है वो फॉरेस्ट या ट्री कवर से घिरा हुआ है। मतलब इंडिया के टोटल जो ज्योग्राफिकल रीजन है उसमें से कितने प्रतिशत क्षेत्र पर हमारे पास वन क्षेत्र है? 25.17%। भारत में अगर हम फॉरेस्ट या ट्री कवर देखें तो ये 8,27,357 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है वन क्षेत्र, है ना। 2021 में जब ये रिपोर्ट आई थी और अब 2023 की जो रिपोर्ट है उसमें हमारा फॉरेस्ट कवर 1445 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ा है। तो ये इस रिपोर्ट में एक कुछ डेटा को प्रकाशित किया गया है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, 2023 की रिपोर्ट है, ये 2024 में पब्लिश की गई थी। इंडिया का फॉरेस्ट कवर याद रखिएगा कितना है? 25.17%। चर्चा में रहा मोंगला पोर्ट भारत के किस देश में स्थित है? इंडिया में नहीं है ये। चर्चा में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो मोगला पोर्ट ये काफी सुर्खियों में रहता है और रिसेंटली फिर से ये सुर्खियों में है। ये हमें देखने को मिलेगा बांग्लादेश में। अब ये सुर्खियों में क्यों है? एक्चुअल में जो बे ऑफ बंगाल का एरिया या इंडियन ओशन का जो रीजन है वहां पर एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन का पोर्ट है मोगला पोर्ट। अब हुआ यह है कि इस पोर्ट को लेकर बांग्लादेश ने एक समझौता किया है चाइना के साथ। बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन्स अथॉरिटी और चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, इन दोनों के साथ चाइना बांग्लादेश मोगला पोर्ट इकोनॉमिक जोन विकसित करने के लिए दोनों के मध्य में समझौता हुआ है। तो समझौते के लिए ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक चाइना की एक बांग्लादेश की। तो हम देश से देखते हैं कि समझौता जो है वो बांग्लादेश और चाइना के मध्य में हुआ है। क्यों? मोगला पोर्ट के निकट चाइना बांग्लादेश मोगला पोर्ट इकोनॉमिक जोन यहां पर डेवलप किया जा रहा है। अभी वैसे मोगला पोर्ट का कंट्रोल चाइना के हाथ में नहीं दिया गया है। देखिए इस पोर्ट की अगर हम लोकेशन देखें तो बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम एरिया में एक मोगला पोर्ट करके एक पोर्ट देखने को मिलता है। बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अभी के लिए चाइना यहां पर इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक जोन डेवलप करने वाला है। तो बांग्लादेश और चाइना के मध्य में समझौता है। आपको पता है पहले ये जो ट्रीटी थी ना
बांग्लादेश की इंडिया के साथ थी। इंडिया इस इंडियन इकोनॉमिक जोन को डेवलप करने वाला था, मतलब ये जो जोन यहां पर बनाया जा रहा है तो ये इंडिया बांग्लादेश मोगला पोर्ट इकोनॉमिक जोन होने वाला था। लेकिन जब मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट बनती है, शेख हसीना की गवर्नमेंट जब चली जाती है, तो उसके बाद आपको पता है ये मोहम्मद यूनुस इनकी जो गवर्नमेंट है वो एंटी इंडियन है, तो ये रद्द कर देती है इस पार्टनरशिप को, इस समझौते को। और अब फाइनली ये जो समझौता है ये बांग्लादेश ने चाइना के साथ साइन किया है। अभी के लिए मोगला पोर्ट चाइना के कंट्रोल में नहीं जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर जब यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाइना बढ़ाएगा, तो चाइना की डोमिनेंस इस क्षेत्र पर हमको बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर आप क्षेत्र देख रहे हो तो यह है मोगला पोर्ट, बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम एरिया में देखने को मिलता है। आप यहां से स्ट्रेटेजिक लोकेशन को इसको ऐसे देखिए कि भारत का जो कोलकाता पोर्ट है या पश्चिम बंगाल का जो एरिया है इस पोर्ट से काफी निकट है। तो इन फ्यूचर अगर चाइना यहां पर अपना डोमिनेंस बढ़ाता है तो इंडिया को इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इन फ्यूचर अगर यहां पर डोमिनेंस बढ़ता है चाइना का, क्योंकि वो डेवलप कर रहा है, और अगर उसके पास ये पोर्ट चला जाता है तो इंडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकता है। तो मोगला पोर्ट इसलिए काफी सुर्खियों में है, इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज में भी है। मोगला पोर्ट कहां का है? बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा, है ना, दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है। पहला कौन सा है? तो एक चिटगांव पोर्ट, अगर आप यहां पर लोकेशन देख रहे हो तो ये भी बांग्लादेश का पोर्ट है, चिटगांव पोर्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरा आता है जो कि सबसे व्यस्त है, मोगला पोर्ट, ये भी बांग्लादेश का है। ओके, बे ऑफ बंगाल के तट पर भारत में सुंदरवन जो मैंग्रोव क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल कोलकाता पोर्ट इससे काफी निकट है। तो एक अगर हम देखें स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और चाइना यहां पर अपना डोमिनेंस कायम करना चाह रहा है, इसलिए मोगला पोर्ट सुर्खियों में है। ठीक है, बांग्लादेश का टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन का कौन सा एडिशन 2026 में शुरू हुआ है? तो टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन की शुरुआत हो चुकी है, और इस बार विंबलडन का 139वां एडिशन खेला जा रहा है। भारत वर्ल्ड में 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं, है ना, ग्लोबल लेवल पर 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं। अगर हम इनका क्रम देखते हैं तो सबसे पहले साल में ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजित किया जाता है जनवरी फरवरी में, फिर आयोजित किया जाता है फ्रेंच ओपन, 1 महीने पहले हुआ है, फिर तीसरे नंबर पर आयोजित किया जाता है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट, और यह खत्म होगा तो अगस्त सितंबर तक आयोजित किया जाता है अमेरिकी ओपन। तो अब ये तीसरा है साल का विंबलडन ओपन, इसकी शुरुआत हो गई है, ये यूके में आयोजित किया जाता है, लंदन में, ठीक है ना। तो इस बार 139वां एडिशन की शुरुआत की गई है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का। तो 29 जून को यह शुरू हुआ है, 12 जुलाई 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा लंदन में। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे फेमस टेनिस ग्रैंड स्लैम है। चारों टेनिस ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना है, शुरुआत हुई थी 1877 में, और एकमात्र ग्रैंड स्लैम जो कि ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। इसका जो कोर्ट होता है ना वो घास का होता है, तो अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं ये इस तरीके से ग्रास कोर्ट होता है। तो विंबलडन 139वां एडिशन की शुरुआत हो चुकी है, इंग्लैंड लंदन में इसका आयोजन किया जा रहा है। दुनिया का सबसे पुराना टेनिस ग्रैंड स्लैम 1877 में शुरुआत। देखिए अभी तो ये इसका रिजल्ट आएगा तब हम इनके विनर की, रनर अप की बात करेंगे, लेकिन 2025 के विंबलडन विनर की बात करते हैं। तो मेंस सिंगल का जो खिताब है वो जेनिक सिनर ने जीता था। ये इटली के टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने फाइनल में कार्लोस अल्कराज को हराया था जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। तो जेनिक सिनर विंबलडन 2025 में विनर थे और कार्लोस अल्कराज रनर अप थे स्पेन के। विमेन सिंगल की बात करें तो विनर थी इगा स्वितेक, पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं, ये विनर हैं, और आरेना सबालेका को इन्होंने फाइनल में हराया था जो कि बेलारूस की टेनिस प्लेयर है। तो ये है आरेना सबालेका। तो 2025 के विंबलडन के विनर और रनर अप मेंस और विमेंस कैटेगरी दोनों यहां पर हमको पता चल गई। ये पूछी जाएगी, और अब जो विनर आएंगे नए उनकी हम बाद में जब भी विनर बनेंगे तब बात करेंगे। आपको आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। यहां पर आप सभी करंट अफेयर के 1000 करंट अफेयर को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं विथ एनालिसिस, ये आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। इंडिया की सभी एग्जाम में
ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये आपको काफी हेल्प करने वाला है। 1.5 साल का करंट अफेयर आपको यहां पर मिल जाएगा, 1000 एमसीक्यूज करंट अफेयर के मिलेंगे और आपको विथ एनालिसिस दिया गया है, तो आप इसे रीड कीजिएगा। हर एग्जाम में करंट अफेयर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, लिंक पर क्लिक कीजिए और इजीली आप वहां से इसे अवेल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, आपकी क्वेरी है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। भारत में जीएसटी कब लॉन्च किया गया था? तो 1 जुलाई को जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जाना जाता है जीएसटी को। तो भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई थी सबसे पहली बार 1 जुलाई 2017 को, है ना। तो 1 जुलाई 2017 को इंडिया में पूरे देश में जीएसटी को लागू किया गया था। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य एक देश है तो एक टैक्स होना चाहिए और एक मार्केट होना चाहिए। ओके, पहले क्या होता था कि जो टैक्स होते थे ना वो अलग अलग तरीके से लगाए जाते थे। वेट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी आइटम पर लग्जरी टैक्स। तो इन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक किया गया और बनाया गया जीएसटी। तो जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ध्यान रखना, है ना। ये इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। तो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर इसे या सेल पर लगाया जाता है। 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी लागू किया गया था, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। ठीक है ना। अगर हम जीएसटी को और ज्यादा थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं तो हमको पता होना चाहिए, देखिए यदि किसी, एक और चीज है यहां पर कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जिस राज्य में कंज्यूम किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को, उस राज्य में ही इसे लगाया जाता है किसी भी उत्पाद पर। जैसे जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, अर्थात टैक्स उस राज्य को मिलता है जहां वस्तु या सेवा का उपभोग किया जाता है, जहां कंज्यूम किया जाता है उस चीज को, उस राज्य को वो टैक्स दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, भले ही वो गुजरात में बना है, लेकिन क्योंकि उसको राजस्थान में बेचा गया तो कंज्यूम करने वाले राजस्थान के लोग हैं, तो जो जीएसटी मिलेगा वो राजस्थान गवर्नमेंट को मिलेगा या फिर राजस्थान में वो वसूला जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। 3 तरीके से लगाया जाता है। एक होता है, अगर आपके कोई भी प्रोडक्ट लाते होंगे तो उस पर आप देखोगे 3 तरीके से जीएसटी आपको वहां पर मेंशन होगा। एक होता है सीजीएसटी, है ना, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। ये किसी भी राज्य के अंदर होने वाले लेन देन पर लगता है और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है। ठीक है ना। एसजीएसटी भी किसी राज्य के अंदर ही किसी वस्तु पर, सर्विसेज पर लगाया जाता है, पर इसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। एक होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसे कहा जाता है आईजीएसटी। ये ऐसे प्रोडक्ट पर लगता है एक राज्य से जो दूसरे राज्य में गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई किया जाता है, उनकी बिक्री की जाती है इंटर स्टेट सप्लाई पर, यह लगता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये वसूल तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन फिर राज्यों के साथ इसे बांटा जाता है, जो भी परसेंटेज जीएसटी काउंसिल की बैठक में डिसाइड किया जाए उसके आधार पर। तो ये 3 तरीके से जीएसटी को लगाया जाता है। अब एक जो वर्ड आया है वो है जीएसटी काउंसिल, क्योंकि यही डिसाइड करेगी ना कि राज्यों के साथ कितना हिस्सा बांटना है आईजीएसटी का, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। तो ये डिसाइड कौन करता है? जीएसटी काउंसिल। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक संविधान संशोधन किया गया था, 101वां संविधान संशोधन 2016 में ये किया गया था, और इसी के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 279A को जोड़ा गया। आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल की बात करता है। इसका जो अध्यक्ष होता है जीएसटी काउंसिल का, वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री, और सभी राज्यों, जो राज्य या यूनियन टेरिटरीज है वो मेंबर होती है, उनके सीएम वगैरह मेंबर होते हैं। तो जीएसटी रेट्स, रूल्स, पॉलिसीज बनाना, ये सब जीएसटी काउंसिल का मेन काम है। समझ में आ गया? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 279 के सब क्लॉज ए के तहत। जीएसटी डे से हमारा क्वेश्चन है कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को।
1 जुलाई को हर साल एसबीआई का फाउंडेशन डे भी मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या होता है ना, एसबीआई कोई ऐसा नहीं कि 1955 में बना है, बहुत पुराना उसका इतिहास देखने को मिलता है। अगर हम एसबीआई के इतिहास को देखने जाएंगे ना, तो 1806 से एसबीआई का इतिहास देखने को मिलेगा। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे बैंक थे, फिर 1921 में इंटीग्रेट किए गए, 3 बैंकों को मर्ज किया गया, फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, और फिर ये 1955 में इसको नेशनलाइजेशन किया गया इसका, और वहां से एसबीआई निकल के आया। तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का स्थापना दिवस माना जाता है, स्थापना मानी जाती है। तो एसबीआई का स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता से इसकी शुरुआत हुई थी, फिर बैंक ऑफ मद्रास, और ऐसे दो बैंक और बने थे, 3 बैंक मर्ज हुए 1921 में, और वो बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, और फिर ये इसका राष्ट्रीयकरण किया गया आजादी के बाद, और ये बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को। तो एसबीआई का स्थापना दिवस भी कब है? 1 जुलाई को। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? भारत के फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर कौन है? विक्रम मिस्त्री। ठीक है ना, क्या होता है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री होती है ना, उसके हेड होते हैं ये, एग्जीक्यूटिव हेड आप इनको बोल सकते हैं। सबसे ऊपर तो मिनिस्टर होते हैं उनके, जो कि वर्तमान में एस जयशंकर है। फिर एग्जीक्यूटिव हेड जो पूरे होते हैं, मतलब सेकेंड जो पावरफुल पद है डिफेंस एक्सटर्नल, जो हमारा विदेश मंत्रालय है ना, जिसको फॉरेन मिनिस्ट्री बोल सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बोल सकते हैं। तो एस जयशंकर मिनिस्टर, और उसके नीचे जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो होते हैं फॉरेन सेक्रेटरी। तो इस पद पर वर्तमान में कौन है? विक्रम मिस्त्री। ठीक है ना, इनके कार्यकाल को 14 जुलाई 2027 तक के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। देखिए, सबसे पहली बार विक्रम मिस्त्री 15 जुलाई 2024 को फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर अपॉइंट किए गए थे। अब इनका कार्यकाल 14 जुलाई 2026 को खत्म हो जाता, लेकिन अब इनके कार्यकाल को 1 साल बढ़ाकर 14 जुलाई 2027 तक के लिए कर दिया गया है। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने इनके कार्यकाल के विस्तार को हाल ही में मंजूरी दी है। तो अब ये अपने पद को 1 साल के लिए कंटिन्यू करेंगे, विक्रम मिस्त्री फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में। इससे पहले 2019 से 2021 तक ये चीन में भारत के एम्बेसडर के रूप में काम कर चुके हैं। काफी लंबा एक्सपीरियंस है, इसलिए 2024 में इनको फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया था। अब इनके पद को कंटिन्यू किया गया है, 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है 14 जुलाई 2027 तक के लिए। फॉरेन सेक्रेटरी मैंने आपको बता दिया, भारत सरकार के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव हेड यही होते हैं, कार्यों का संचालन करना है ना, कूटनीतिक संबंध या फिर जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके प्रशासन को हेड करना इनका काम है, एग्जीक्यूटिव हेड है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या फॉरेन मिनिस्टर कौन है हमारे? तो ये है डॉक्टर एस जयशंकर। भारत के उप सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? भारत के वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इनके रूप में पदभार संभाला है लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने। कुछ दिनों के पहले ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को अपॉइंट किया गया था। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने हैं जनरल धीरज सेठ। तो इनको याद रखिएगा, सबसे पहले जनरल धीरज सेठ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के नीचे सेकेंड जो मोस्ट पोस्ट होती है इंडियन आर्मी में, वो होती है वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की। तो इस पद पर अपॉइंट किए गए लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। ओके, नेशनल डिफेंस एकेडमी के छात्र हैं। जून 1988 में महार रेजिमेंट में ये कमीशन हुए थे। काफी अलग अलग पोस्ट पर इन्होंने काम किया है, और अब फाइनली वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग था, सिंपल था। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ। आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन कौन बने हैं? तो आईसीसी की एक रैंकिंग आई है रिसेंटली, आईसीसी मेंस T20 बैटिंग रैंकिंग, इसमें वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं भारत के ईशान किशन। लेकिन ये T20 इंटरनेशनल के लिए रैंकिंग है ना, ईशान किशन
भारत के विकेट कीपर बैट्समैन है ईशान किशन। आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग में अभिषेक शर्मा को इन्होंने पीछे छोड़ा है और वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन बने हैं टी20 इंटरनेशनल की आईसीसी रैंकिंग में। अभी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में काफी शानदार प्रदर्शन किया था, उसके बाद इनको नंबर 1 का टैग दिया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के एक बल्लेबाज है जिनका नाम है ट्रेविस हेड, ये कहां के, ऑस्ट्रेलिया के। इनको आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन घोषित किया गया। तो ट्रेविस हेड आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में और आईसीसी टी20 इंटरनेशनल बैट्समैन रैंकिंग में फर्स्ट पर कौन, तो ये है ईशान किशन। ठीक है, आईसीसी के बारे में कैजुअली आपको पता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसके चेयरमैन इंडिया के हैं जय शाह। 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी, दुबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, यूएई के दुबई में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा FCRA 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। FCRA का पूर्ण रूप क्या है? तो ये अभी बहुत सुर्खियों में, आपने कभी न्यूज में देखा होगा इस चीज को। हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, इन्होंने FCRA 2.0 पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया है। एक्चुअल में FCRA जो है ना, इसे कहा जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट आया था 2010 में। वैसे एक्ट तो 1976 में आ चुका था पहली बार, लेकिन 2010 में 1976 वाले को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया गया और अभी जो चल रहा है वो 2010 का एक्ट है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। तो इसी के लिए एक पोर्टल, इसी को लागू करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, FCRA 2.0 पोर्टल। अमित शाह ने इसे लॉन्च किया है। देखिए ये जो एक्ट है ना, एक्चुअल में विदेशी जो फंडिंग आती है इंडिया में, जो भी दान आता है, अनुदान आता है किसी एनजीओ को, क्या होता है वर्ल्ड में अलग अलग जो बिलियनियर होते हैं, अरबपति होते हैं, कोई सरकारें होती है, एनजीओ होते हैं, वो भारत में दान करते हैं पैसों का। वो किसी भी कारण से हो सकता है, एनजीओ को दान करते हैं, शिक्षा के लिए दान करते हैं, है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को बढ़ावा देने के लिए दान करते हैं, पेटा को फंडिंग आती होगी। तो इस तरीके से ये फंडिंग जो है ना, जो कि विदेशों से इंडिया आ रही है, वो सही जगह पे यूज हो रही है कि नहीं, इसको रेगुलेट करना। ऐसा तो नहीं कि किसी अवैध गतिविधियों के लिए उस पैसों का यूज किया जा रहा है ना, इलीगल फंडिंग कहीं से आ रही है, या फिर उस फंडिंग से भारत में टेररिज्म या फिर कुछ और घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो इन सभी को रेगुलेट करने के लिए, इन फॉरेन फंडिंग पर जो पैसा आ रहा है उस पर निगरानी के लिए एक एक्ट लाया गया था 2010 में। इसे ही कहा जाता है FCRA, ठीक है ना, इसे कहा जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। समझ में आ गया? अब इसके लिए इसको और ज्यादा इजी बनाया जा सके, है ना, जो फॉरेन फंडिंग आ रही है उनको पेपर वर्क से ज्यादा न गुजरना पड़े। अगर लीगल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उनको सही ढंग से उनका पेपर वर्क और इमीडिएट उनका काम हो जाए, है ना, ज्यादा प्रॉब्लम ना आए अगर उनको कोई भी फंडिंग इंडिया भेजना है तो। इसलिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया जिसका नाम है FCRA 2.0 पोर्टल, और इसके साथ साथ EOCI इकोसिस्टम को भी लॉन्च किया गया है। अब ये जो है ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, इनके लिए एक एप्लीकेशन EOCI इकोसिस्टम लॉन्च किया गया है। तो दोनों के लिए पर्टिकुलर पोर्टल और एप्लीकेशन लॉन्च की गई। उद्देश्य क्या है? डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करना, गवर्नमेंट प्रोसीजर को और ज्यादा आसान बनाना, जो फॉरेन फंडिंग भेजते हैं, जो हमारे लिए दान भेजते हैं, उनको और ज्यादा इजी बनाना, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो इसीलिए इसे लागू किया गया है, इसीलिए इसे जारी किया गया है। FCRA 2.0 पोर्टल को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 से जुड़ी हुई सभी प्रोसीजर को और ज्यादा इजी और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लाया गया है। तो भारत में विदेश से मिलने वाला जो धन है, डोनेशन के रूप में आए, फॉरेन डोनेशन या फॉरेन कंट्रीब्यूशन के रूप में आए, फंडिंग के रूप में आए, तो इनको नियंत्रित करना, इन पर नजर रखना, और सही काम के लिए पैसा आया तो उसको और जल्दी क्लियरेंस मिले, और जो फंडिंग भेज रहा है, जो दान दाता, उसको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो ट्रांसपेरेंट एक पूरा पोर्टल बना दिया गया है, आप इसके थ्रू पैसा भेज सकते हो। ठीक है, यदि किसी भारतीय एनजीओ को अमेरिका, ब्रिटेन या किसी अन्य देश से दान मिलता है तो उसे FCRA के नियमों का पालन करना पड़ता है। जो एक्ट है ना, उसके तहत ही ये दान आता है।
सही ढंग से आना चाहिए, ठीक है। अब FCRA 2.0 पोर्टल, ये इसीलिए क्योंकि पहले क्या होता था, पेपर वर्क ज्यादा होते थे। अगर किसी को भी फॉरेन जो डोनेट करने वाले लोग हैं, फॉरेनर, उनको डोनेट करना, तो पेपर वर्क ज्यादा था, एप्लीकेशन में काफी समय लगता था, मॉनिटरिंग कठिन थी। तो उसको इजी करने के लिए एक पर्टिकुलर पोर्टल लाया गया है। और ये हो गया एक्ट, पहली बार 1976 में लाया गया था, लेकिन 2010 में पुराने एक्ट को रिप्लेस किया गया। और जो नया अभी कानून चल रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये 2010 का है, ठीक है। फॉरेन हॉस्पिटलिटी के प्राप्ति और उपयोग को रेगुलेट करता है। जो फॉरेन फंडिंग होती है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है, विदेशी धन होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट है। EOCI सिस्टम भी, जो भारतीय मूल के ऐसे लोग हैं जो कि विदेश में रह रहे हैं, उनको भारत अगर वो आते हैं ना, तो उनको काफी सारी छूट मिलती है। तो उनको जो वेरिफिकेशन करवाना है, जो उनको छूट चाहिए, अगर वो इंडिया घूमने आए हैं, वीजा नहीं लेना पड़ेगा और ज्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो भारतीय मूल के लोग हैं, तो उनको भी इजी हो भारत आने में, और जो भी पेपर वर्क होते हैं वो कठिन ना हो। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट वहीं सबमिट कर सकते हैं, OCI कार्ड उनका बन जाएगा, वहीं से वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये EOCI सिस्टम का मुख्य कार्य है। तो दो चीजों को अमित शाह ने लॉन्च किया है। आई होप समझ पाए होंगे। और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में रहते हैं, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत एवं पूर्वी हिमालय से खोजी गई नई ब्लाइंड फिश प्रजाति का नाम क्या है? तो पूर्वोत्तर भारत या पूर्वी हिमालय पर एक ब्लाइंड फिश की प्रजाति को खोजा गया है इंडिया में पहली बार, जिसका नाम है गिटचक नकाना। ये ब्लाइंड फिश स्पीशीज है, गिटचक नकाना इसका नाम है। अभी क्या हुआ है कि वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम थी, उन्होंने असम का एक कुआं था, डग आउट वेल, मतलब पारंपरिक रूप से हाथ से कुएं खोदे जाते हैं ना ग्रामीण क्षेत्रों में, वैसा एक असम का कुआं था, हाथ से खुदा हुआ था पारंपरिक रूप से। उसमें गिटचक नकाना नाम की एक ब्लाइंड फिश की खोज की है। पूर्वोत्तर भारत या ईस्टर्न हिमालयन रीजन में भूमिगत जलभृत में रहने वाली पहली ऐसी मछली, या फिर जो एक्वीफेयर जिसे कहा जाता है, या भूमिगत जो जली जीव है, उनमें से एक ऐसी प्रजाति जो कि देख नहीं सकती। तो ये ब्लाइंड फिश है जिसका नाम है गिटचक नकाना। कहां खोजा गया है? इसे खोजा गया है असम राज्य में। कहां खोजा गया है? भारत के असम राज्य में, ठीक है ना। तो छोटी मीठे पानी की मछली है क्योंकि कुएं में मिली है। इसकी जो लंबाई है ना 20 mm तक ही होती है, मतलब बहुत ही छोटी साइज, 20 mm देखे तो बहुत छोटा आता है। तो नई जीनस और स्पीशीज दोनों है, यानी कि किसी भी पहले से ज्ञात वंश में ये फिट नहीं होती है, एक नई तरीके की मछली की प्रजाति है। और नया वंश है, नई प्रजाति है, और अभी तक इंडिया में ऐसी प्रजाति, इस प्रजाति की कोई भी मछली खोजी नहीं गई है। और ब्लाइंड है, आंखें नहीं होती है, जीवित अवस्था में लाल कलर की दिखाई देती है। असम में इसे खोजा गया है, भूमिगत जली जीव, सीमित संख्या में ही ये पाए जाते हैं बहुत, और अब ये असम के कुएं में खोजी गई है। नाम क्या है? गिटचक नकाना। किसकी प्रजाति है? ब्लाइंड फिश की एक प्रजाति है। लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 2026 से 2036 के लिए डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी प्रदान की है? तो पूरे एक डिकेड के लिए, 2026 से लेकर 2036 तक के लिए डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी प्रदान करने वाला राज्य है भारत का ओडिशा राज्य। देखिए, डीप सी फिशिंग मिशन क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है कि जो मछुआरे होते हैं ना, वो समुद्र के किनारे मछलियों को पकड़ते हैं। समुद्र के किनारे मछलियां सीमित होती है, लिमिटेड होती है, तो उनका क्या जीवन यापन तो हो जाता है, लेकिन उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो ज्यादा उन्नत नहीं हो पा रही, क्योंकि भाई पैसा कम मिलता है, मछलियां कम पकड़ पाते हैं। तो अब डीप सी फिशिंग मिशन को लॉन्च किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि डीप सी गहरे समुद्र में जाकर वो मछलियां पकड़ सके। इसके लिए सारे जो इक्विपमेंट है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और उनके लिए अलग अलग संसाधन, रिसोर्सेस को जुटाया जाएगा कि कैसे गहरे पानी में जाकर मछुआरे मछली पकड़ सकते हैं। उन्नत किस्म की बोट दी जाएगी, शिप दी जाएगी, ताकि वो गहरे समुद्र में भी मछली पकड़ने का काम कर सके। तो ओडिशा कैबिनेट ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी, ठीक है ना। ये ओडिशा में फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट
डिपार्टमेंट की एक इनिशिएटिव है। उद्देश्य क्या है? डीप सी फिशिंग, मरीन फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, सी फूड एक्सपोर्ट और कोस्टल लाइवलीहुड को बढ़ावा देना। ओके, मतलब सी फूड एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा जब ज्यादा मछलियां या दूसरे समुद्री जीव पकड़े जाएंगे गहरे समुद्र में जाकर, और जो उनकी लाइफ स्टाइल है, जो जीवन यापन है, और ज्यादा उन्नत होगा मछुआरों का। मिशन को एक डिकेड के लिए 2026 से 2036 के लिए मंजूरी दी गई है और इसका बजट रखा गया है 2295 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट। ठीक है ना, इसका बजट है, इतना खर्च किया जाएगा 10 साल में। 2036 तक 2 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त मरीन फिश प्रोडक्शन किया जा सके राज्य में, 50,000 से अधिक रोजगार डेवलप किए जा सके, जनरेट किए जा सके, और हर साल 5,000 करोड़ के मरीन एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले। तो यह लक्ष्य हासिल करने के लिए 10 साल का एक डिकेड का प्रोजेक्ट है डीप सी फिशिंग मिशन। किसका है? ओडिशा गवर्नमेंट का। ठीक है, डीप सी फिशिंग मिशन ये भारत सरकार का एक इनिशिएटिव था। बता ही चुका हूं कि यह इनिशिएटिव क्यों लाया गया था। इसकी शुरुआत की गई थी भारत सरकार के द्वारा सितंबर 2020 में, और इसी के तहत अब डीप सी फिशिंग मिशन को ओडिशा गवर्नमेंट ने भी मंजूरी दी है। ठीक है, तो यहां पर 3 जुलाई के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। ई गवर्नेंस पर 29th नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो आयोजन किया गया राजस्थान के जयपुर में। शी लिप्स प्लेटफॉर्म किसके लिए विकसित किया गया है? तो विमेन एंटरप्रेन्योर जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती है, उनके लिए यह प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। हुल दिवस किस ऐतिहासिक विद्रोह की स्मृति में मनाया जाता है? तो यह है संथाल विद्रोह। हाल ही में विजया मेहता का निधन हो गया। ये रंगमंच और सिनेमा की आर्टिस्ट हैं। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। हाल ही में मध्य प्रदेश की किन 4 पारंपरिक फसलों को जीआई टैग दिया गया? तो आंसर बी हो जाएगा, सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगनी अरहर और महाकोश क्षत्रिय राइस। ये 4 प्रोडक्ट हैं मध्य प्रदेश के। भारत के 97वें चेस ग्रैंड मास्टर जीबी हर्षवर्धन हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त हुए हैं रवि अग्रवाल। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार IMO प्राइज किसे प्रदान किया जाएगा? डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर को। और दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा शुरू किए गए मॉन्यूमेंट एडॉप्शन स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो विरासत स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव सुनिश्चित करना। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमने रिवाइज कर लिए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देखिए, माउंट लेवोटोबी लॉकी लॉकी वॉल्केनो ये देखने को मिलता है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का एक सक्रिय वॉल्केनो है, काफी सुर्खियों में रहता है। फ्रेंच ओपन 2026, अभी फ्रेंच ओपन लास्ट मंथ खत्म हुआ है। फ्रेंच ओपन 2026 में विमेन सिंगल का जो खिताब है मीरा एंड्रीवा ने अपने नाम किया। सब पर राम तपस्वी राजा, ये जो बुक है आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई है। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? हर साल खीर भवानी मेला किस राज्य में या यूनियन टेरिटरी में आयोजित किया जाता है? यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बना है? तो ये तीनों क्वेश्चन को कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।